हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणिसाई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समाकलित दर समीकरण। जी हाँ दोस्तों, समाकलित दर समीकरण, और वो भी हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है ना आज का वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना कीजिए। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें देखो क्वेश्चन क्या मिला, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया लेना है, फिर उस शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें समाकलन करना है। क्या करना है भाई? समाकलन करना है। और समाकलन करने के बाद हमें जो वेग स्थिरांक मतलब के का जो सूत्र निकलेगा वो निकालना है। समझ गए ना क्या बोला क्वेश्चन में? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना कीजिए। हमसे समाकलित दर समीकरण की स्थापना बोला है किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया लेना है, उसका समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद आपको के जो है ना, इसके मतलब दर स्थिरांक का सूत्र निकालना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आई होप। ओके, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जानते हैं दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत अच्छे से आप जानते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? मान लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। ठीक है, अब निम्न कहाँ है? तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक अभिक्रिया है शून्य कोटि की, इसमें ये आपका अभिकारक है और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है साहब? प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये अभिकारक है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप जानते हो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की है। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसके जो अभिकारक ए जो लिया है, इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। बोलो, होगा? नहीं, सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई इस पे हम दर नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? दर नियम। ठीक है, तो देखते हैं दर नियम से। तो इस पे दर नियम लगाएंगे भाई। तो दर नियम क्या होता है? dx अपॉन dt बराबर के, मतलब दर नियम मतलब गुलबर और बागे और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, वही हम लगाते आ रहे हैं जो हम आपको पहले समझा चुके। अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अभिक्रिया की कोटि को समझाया गया, वहां पर आप जाकर देख लीजिए, ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, के और अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता को हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख के व्यक्त करते हैं इस टाइप से। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब इसकी घात क्या आएगी? शून्य आएगी। क्या आएगी साहब? शून्य आएगी। क्लियर? हमें क्या करना है? इसका समाकलित दर समीकरण स्थापना करना है। तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया, दर नियम लगा दिया, ये आ गया। अब आगे दोस्तों आप ये चीज जानते हो, यदि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर a की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू 1। एनी प्रॉब्लम? 1 का कोई मतलब नहीं रहता, k अकेला बचा। तो यहाँ से आपका ये dx और dt को इधर ले जाएंगे तो ये k और ये आपका dt, dx बराबर k dt। एनी प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़ें। अब दोस्तों जो हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो हमारा तैयार हो गया है समाकलन के लिए। तो अब हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर। अब हम समाकलन करेंगे तो भाई इसका समाकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे साइन लगा देंगे समाकलन का साइन आप जानते हो ऐसे ही बनता है। ये आपका रहा dx बराबर आपका ये k और ये dt। एनी प्रॉब्लम? ये इसका भी समाकलन कर दिया, दोनों का हमने समाकलन कर दिया। अब यहाँ पर dx लिखा है मतलब x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, और यहाँ dt है मतलब t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। आपको पता है नियतांक का समाकलन नहीं होता, तो नियतांक का समाकलन नहीं होता मतलब ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप जो बनेगी ये हमारा dx रहा, k का समाकलन नहीं होगा, k बाहर आ जाएगा। यहाँ पर समाकलन केवल होगा dt का। ओके, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो साहब, dx जो होता है इसका समाकलन क्या होता है? x। क्या होता है साहब? x होता है ना? क्या होता है? x। और dt का समाकलन करेंगे तो dt का क्या हो जाएगा?
टी हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स, टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी। समझ में आपको आगा, ध्यान रखना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दर नियम लगाया, ये आ गया, ए की पावर 0 था, 1 आ गया, 1 रख दिया, dt को इधर ले गए, dx बराबर k dt आ गया, इसका समाकलन किया, समाकलन का साइन लगा दिया, k बाहर आ गया। एनी प्रॉब्लम? आगे दोस्तों हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो dx का समाकलन क्या होता है, x, तो ये लिख दिया x बराबर इस, ये तो हमारा k ही रहा, और dt का समाकलन क्या होता है सर, t होता है, तो ये t हो गया। और एक बात और याद रखना दोस्तों, समाकलन करने के बाद जब समाकलन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक नियतांक लगाया जाता है c, जो आपका समाकलन नियतांक होता है। तो यहाँ पर हमने c लगा दिया, जो हमारा समाकलन नियतांक है। एनी प्रॉब्लम? इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? आगे दोस्तों हमें क्या करना है, जो आपका ये समीकरण आया है, इस समीकरण को प्रारंभिक स्थिति में लागू करना है। कौन सी स्थिति में? प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में। अब प्रारंभिक स्थिति में मतलब, प्रारंभिक स्थिति का मतलब जब अभिक्रिया चालू नहीं हुई होगी तब, वो स्थिति में हम इसको लागू करेंगे। तो भाई प्रारंभिक स्थिति में समय जब क्या होगा, 0 होगा, समय क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में जब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई होगी तो समय तो 0 रहेगा ही। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल। अभिक्रिया चालू नहीं तो समय 0। जब अभिक्रिया चालू नहीं, समय 0 है, तो उसका सांद्रण है, उसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया चालू नहीं हुई तो सांद्रण में परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो सांद्रता क्या होती है, x, तो x का मान भी क्या होगा, 0, क्योंकि अभिक्रिया चालू नहीं तो सांद्रण में परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में ध्यान रखना, t = 0 पर x = 0 हमेशा होता है। तो ये दोनों मान रख दो समीकरण 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 में ये दोनों मान रखेंगे तो ये हमारा x, ये हमारा रहा k, क्या रहा साहब, k। t का मान क्या हो गया, t का मान हो गया 0, t का मान क्या रख दिया, 0। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो x है, x का मान भी 0 था ना, तो ये 0 रखोगे, बराबर k, t का मान भी क्या है, 0, तो ये 0 रख दिया, प्लस आ गया c, तो ये 0 बराबर 0 प्लस c। मतलब सीधी सी बात कहें तो c का मान कितना आया है, 0 आया है। c का मान कितना आया है, 0। तो मेरे भाई जो c का मान 0 आया है उसको भी आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। भाई आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में आप छेद कर पा रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, तो मेरे भाई इतना आपको क्लियर हुआ, जो c का मान निकला है उसको आप समीकरण 1 में रख दोगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 1 सेकेंड 1 मिनट रखो बेटा, है ना। अब भी आपको क्लियर सब करा देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। चलो इधर सुनो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो c का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो x सेम रहा, ये आपका k भी सेम रहा, ये आपका t भी सेम रहा, और c का मान क्या रख दिया, 0, ठीक है। तो x = आपका क्या आ गया, kt आ गया, क्या आ गया, kt। हमें किसका सूत्र निकालना है, k का, तो k का मान निकालेंगे, t बटे में चला जाएगा, तो ये आपका k बराबर क्या आ जाएगा, x/t, k बराबर क्या आ जाएगा, x/t। जहाँ पर जो x है वो आपकी क्या है, सांद्रता है, क्या है साहब, सांद्रता है, और जो t है वो क्या है, आपका समय है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित दर समीकरण आया है वो आपका क्या आया है, k बराबर x/t। क्या आया साहब, k बराबर x/t। तो ये भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। तो कल की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।